जब हम अपना पहला म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं ना अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दी एंड आज से 10, 15, 20 साल बाद जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे तो ये फंड आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। रीजन क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम, और ये सबसे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इसको सबसे पहले लेंगे और फिर उसके बाद 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद आप कुछ दूसरा फंड लेने की सोचेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक ही फंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम अच्छे से म्यूचुअल फंड पिक कर लेते हैं तो हम इन दी एंड एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। हम अपना रिटायरमेंट अमाउंट या जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको बहुत आराम से पूरा कर पाएंगे। बस हमें म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमें कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है या क्या, जिस वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हम आगे और भी म्यूचुअल फंड्स अच्छे से खरीद पाएंगे। इस सीरीज में हम देखेंगे कि किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और किन किन चीजों के बेस पे कंपेयर करना है म्यूचुअल फंड को, और इन दी एंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड हर कैटेगरी में निकल के कैसे आएगा, सब इस सीरीज में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन 3-4 चीजों का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आप ये गलतियां ना करो अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त। गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन गलतियां माफ भी हो जाती हैं, लेकिन ये गलतियां माफ नहीं हो पाएंगी। आप बहुत बड़ा नुकसान खा बैठोगे। इसलिए इन 3 चीजों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहले ना आपको ये समझना है कि आप कौन हो। इन्वेस्टमेंट टूल को समझने से पहले, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले या म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हमें एज एन इन्वेस्टर अपने आप को समझना होगा, यानी कि हम कौन हैं। तो सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल गोल्स हमें समझने होंगे कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारी इनकम कितनी है। इन दी एंड ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ पैसा ही ना बचे रिस्क लेने के चक्कर में, और हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हमारे पास और भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो हम एक्स्ट्रा रिस्क अगर लेना भी चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चाहने या ना चाहने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में हमारी सिचुएशन क्या है आपको वो जानना होगा। आपकी इनकम, आप पर मंथ कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत पैसा डूब गया, यानी कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं, तो क्या होगा, इन सब चीजों को समझना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, एसेट एलोकेशन पे। वो मैं आपको स्क्रीन पे चल के समझाता हूँ। और अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड और ये रियल एस्टेट हो गया, ये गोल्ड हो गया, बॉन्ड, करेंसी, स्टॉक्स। देखो, ये ज्यादा रिस्की है, स्टॉक्स ज्यादा रिस्की है, थोड़ा करेंसी भी रिस्की हो गया, और म्यूचुअल फंड मीडियम रिस्की लगा सकते हो, या बॉन्ड और गोल्ड ज्यादा रिस्की नहीं है, रियल एस्टेट थोड़ा बहुत रिस्की है। तो इस हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये टूल सिलेक्ट करेंगे। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है जो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। और 5 ईयर या 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, आप कितने टाइम के लिए पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, आप जितना लंबे समय जाना चाहते हैं आप उतना इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। इसको डिटेल में समझेंगे अगले पार्ट्स में कि किस तरह से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। तो इस पार्ट में सबसे पहले, पिछले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था या फिर जो एक चीज छूट गई थी, वो ये था कि हम टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग किस तरह से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे। देखो, आपने मान लो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जो इक्विटी में, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा ज्यादा ना डालता हो, डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा ज्यादा डालता हो, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, इनमें ज्यादा पैसा डालता हो। क्यों? क्योंकि ये एक आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं। शेयर मार्केट आपको 1 साल के अंदर गारंटी रिटर्न नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप जाना चाहते हैं, 15 ईयर्स की बात करूं, 10 ईयर्स की बात करूं, तो शेयर मार्केट आराम से आपको रिटर्न दे सकता है। इसलिए हम 100% इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब इनके पास रिटर्न के अकॉर्डिंग इनको किस तरह से हमें कंपेयर करना है उसको सीख लेते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाता हूँ किस तरह से इनके आप पास्ट रिकॉर्ड कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ब्लू चिप इक्विटी और मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड, सारे एक ही कैटेगरी के फंड्स हैं। अब इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले मैं वो कैटेगरी, मतलब वो जगह पे कंपेयर करना चाहूंगा जहां सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म में। 5 ईयर और 3 ईयर्स में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रखा है यहाँ पे हमारा केनरा रोबेको ब्लू चिप ने। और अगर मैं 3 ईयर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिटर्न हमें दे रखा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। ठीक है, अगर हम अब शॉर्ट टर्म की बात करें जहां पे ज्यादा चीजों को हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अगर फिर भी करें तो हमें फिर से दे रखा है निप्पॉन इंडिया ने। एंड 6 मंथ की बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न के साथ, और सबसे ज्यादा रिटर्न दे रखा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 1 ईयर से लेकर बात करें, तो हमें थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, सबसे ज्यादा बेटर दिख रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। और हाँ, केनरा रोबेको भी ठीक है, लॉन्ग रन में 2% सबसे ज्यादा ही है। और हाँ, 6 मंथ में या 3 मंथ को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये हो गया, हमने रिटर्न के हिसाब से कंपैरिजन कर लिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि रिटर्न पास्ट के आपको गारंटी नहीं देंगे कि आप फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करोगे ही करोगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और इस चीज के लिए हमें रेशियोज को समझना बहुत जरूरी है, जो हम अगले पार्ट में समझेंगे। इस
पार्ट में अगर हम रेशो को समझना चाहते हैं तो हमें सीधा स्क्रीन पे जाना होगा, क्योंकि आपको उनका मतलब भी बताऊंगा और सिंपल तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट आराम से तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं यहाँ स्क्रीन पे और यहाँ पे मेन 5 रेशोज आपको दिख रही होंगी। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर है शार्पे, बीटा, सॉर्डिनो और अल्फा। मैं पहले 3 को, जो मेन 3 है उनको एक बार मार्क कर देता हूँ, बीटा और अल्फा। आप इन 3 को भी चेक करके काम चला सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि फंड कितना ज्यादा ऊपर होगा, कितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा वो शायद 2% ऊपर आपको ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन जब वो गिरेगा ना तो वो गिरेगा भी ज्यादा। तो आप वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आप उस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जैसे कि इस केस में किंडर रोबेको का है। बीटा का मतलब भी यही होता है कि मतलब अगर 1 से ज्यादा बीटा है तो फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, अपने बेंचमार्क से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उससे हमें इग्नोर मारना चाहिए। जैसे इस केस में निप्पॉन को हमें इग्नोर मार देना चाहिए। बाकी 3 हम ले सकते हैं और सबसे कम बीटा फिर से किंडर रोबेको ब्लू चिप इक्विटी का है। ठीक है, अल्फा की बात करें तो अल्फा उसे कहते हैं कि जब हमारा जो रिटर्न है ना बेंचमार्क से ऊपर जा रहा हो। ठीक है, बेंचमार्क से जितना ऊपर उतना बेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 1.7 जा रहा है, 0.85 निप्पॉन इंडिया और किंडर रोबेको का 0.53। तो अब हमें ये पता लग गया कि ओवरऑल किंडर रोबेको की रेशोज काफी अच्छी हैं। तो आप इन 3 रेशोज के बेस पे भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे तीनों के केस में किंडर रोबेको अच्छा है। किंडर रोबेको ऊपर लॉन्ग टर्म के रिटर्न के मामले में भी अच्छा था, जो हमने पिछले पार्ट में देखा। तो ओवरऑल हम किंडर पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन और भी डिटेल्स हैं जो हमें देखनी है, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम बाकी चीजें भी कंपेयर करेंगे कि चलो हमने रिटर्न देख लिए, रिस्क देख लिया, और चीजें जो हमें गलतियां नहीं करनी वो सब हमने देख लिया। लेकिन अब कुछ चीजें और हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और स्क्रीन पे ले चलता हूं और सीधा दिखाता हूं आपको कि किस तरह से हमें और चीजों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वही सेम 4 फंड है। अगर बात करें कि किस सेक्टर में पैसा डाल रहे हैं, सब फाइनेंशियल में डाल रहे हैं, कोई अलग नहीं जा रहा। लेकिन सेकंड सेक्टर यहाँ पे एनर्जी है, भी एनर्जी है, इधर टेक्नोलॉजी है, इधर भी टेक्नोलॉजी है। एक निप्पॉन इंडिया है, थोड़ा सा अलग चल रहा है। सर्विस सेक्टर 3rd नंबर पे है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं है। अगर आपको टेक सेक्टर ज्यादा चाहिए तो आप फिर इस फंड की तरफ नहीं जाएंगे, आप बाकी फंड्स की ओर कंसीडर करना चाहेंगे। टॉप के अगर मैं स्टॉक देखूं, सबके पास वही HDFC, ICICI और रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, ये सब सेम फंड है। लेकिन हाँ, फिर से बात करूं, निप्पॉन इंडिया फिर से थोड़ा सा अलग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पास HDFC है टॉप में, लार्सन एंड टोब्रो है, और इधर भी लार्सन एंड टोब्रो है। बाकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड सेम है। इस तरह से हम देखेंगे कि टॉप के सेक्टर्स कौन से हैं और टॉप के स्टॉक्स कौन से हैं हर म्यूचुअल फंड में। हमें ये पता लग गया। उसके बाद हमारे पास बहुत और चीजें हैं। हम जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये इक्विटी में कितना पैसा डाल रहे हैं, डेट में कितना पैसा डाल रहे हैं। लार्ज कैप कैटेगरी है तो डेट में कोई पैसा नहीं डाला। और अगर और नीचे जाऊं तो एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा मेन होती है। एक्सपेंस रेशो यानी कि हर साल कितना % ये आपसे खर्चा पानी ले लेंगे, एक्सपेंस आपका जो आएगा। अब अगर मैं केनरा ले रहा था, केनरा तो 0.48 ले रहा है और ये ले रहे हैं इनसे डबल, तो मैं इन दी एंड केनरा को ही कंसीडर करना चाहूंगा एक्सपेंस रेशो के मामले में। और लास्ट में अगर मैं सिर्फ एग्जिट लोड की बात करूं, एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप पैसा निकलवाना चाहते हो 1 साल से पहले, तो कितना % आपका मतलब एक पेनल्टी टाइप लगेगी। तो सब में 1% है और सब में 1 साल तक ही है, तो कोई इसमें अलग वाली बात है नहीं, सब सेम है। ठीक है, इनमें यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितना आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और SIP और लमसम, और इनके फंड मैनेजर्स के नाम भी यहाँ पता लग जाएंगे। और इनके फंड मैनेजर्स को आप गूगल करके आराम से पता लगा सकते हैं कि इनके फंड मैनेजर का जो पास्ट रिकॉर्ड है और कितना अच्छा है, उनके नाम पे कोई फ्रॉड तो नहीं है। जस्ट आपको गूगल करना है इनके नाम को, उसमें कुछ खास ज़्यादा बड़ा काम है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब इन दी एंड मैं आपको फटाफट से 1 मिनट के अंदर ये बता दूंगा जो हमने इस पूरी सीरीज में सीखा हो। देखो, सबसे पहले हमने जो सीखा कि हमें अपने आप को जानना है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हम कितना अर्न कर रहे हैं, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ सेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें एसेट एलोकेशन उसी अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम इतना पैसा यहाँ डाल सकते हैं, इतना यहाँ पे, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, और कितने टाइम के लिए डालना है ये भी हम डिसाइड करेंगे। सेकंड नंबर पे हम जाएंगे कि किस तरह से हमें फंड लेने हैं और फंड का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, हम ये चेक करेंगे। फिर से बोल दूं, फंड का पास्ट रिकॉर्ड गारंटी नहीं देगा कि आप फ्यूचर में भी वही रिटर्न जनरेट करेंगे, लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है। उसके बाद हम उसके रेशियो चेक करेंगे कि कितना हम रिस्क ले रहे हैं और बाकियों के कंपैरेटिवली ये फंड कितना सेफ है। ये चीज पता लग गई, हम फिर बाकी डिटेल देख सकते हैं, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, ये सब चीजें देखने के बाद जब हमारे पास ओवरऑल एक फंड आ जाएगा अच्छा सा, तो हमें ये पता होगा कि हमें इस फंड को सिलेक्ट करना है। और अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि पहला फंड आप जिस कैटेगरी का ले रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उस कैटेगरी के ना लें। जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप, ये मेन 4 कैटेगरीज होती हैं और इन 4 कैटेगरीज में आपको जाना है।